गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो टुडे हमने लास्ट वीडियो में डेंगू के बारे में चर्चा करी थी, तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लैब डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो अपनी ये है माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अंदर कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट लैब डायग्नोसिस पे क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। ओके, नाउ इन लैब डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे NS1 एंटीजन डिटेक्शन। जाहिर सी बात है, अगर डेंगू ने हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन किया है तो डेफिनेटली हमें उसके अंदर डेंगू वायरस जो है उसका कोई एंटीजन दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डेंगू वायरस का जो एंटीजन है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं NS1 एंटीजन डिटेक्शन टेक्निक से। ये जो एंटीजन का डिटेक्शन है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दो तरीके। सबसे पहला एलिजा और दूसरा ICT, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ठीक है, तो एलिजा और ICT का हम लोग यूज़ करते हैं इस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। सेकंड थिंग जो होती है, ये जो एंटीजन का डिटेक्शन है, ये जब इंसान के फीवर हो जाता है, जब डेंगू फीवर होता है, तो फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक ये एंटीजन अपने को ब्लड के अंदर दिखाई देगा। ये जो है आज के ज़माने में अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आजकल इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है क्योंकि इसका तो एलिजा और ICT फॉर्मेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। आजकल पॉपुलैरिटी बढ़ गई है क्योंकि इससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। ठीक है, और ये अगर जब फीवर होता है तो उसके पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक ये पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक है। और दूसरा ये क्या करता है कि जो डेंगू है, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डेंगू जो होता है उसके अलग अलग सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू सीरोटाइप 1, सीरोटाइप 2, सीरोटाइप 3, सीरोटाइप 4 और एक 5 है जो 2013 बैंकॉक में डिस्कवर हुआ था। तो ये उन सीरोटाइप से भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और जो डिफरेंट जो डेंगू है उसकी जो पूरी फैमिली है, फ्लेवी वायरसेस की फैमिली, उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, NS1 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जो है एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो भाई हमने एंटीजन का तो डिटेक्शन कर लिया। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी की बॉडी में डेंगू वायरस इन्फेक्शन किया है तो पहले तो एंटीजन पता करेंगे हम, और उसके बाद उस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है उस एंटीबॉडी डिटेक्शन से पता लगा लेंगे कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके अंदर हम बेसिकली 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन, देन सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड देन पास्ट इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है कि अपने मान लीजिए किसी इंसान के डेंगू हो गया, तो अपन कैसे पता करेंगे कि उसके डेंगू पहली बार हुआ है, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन है या सेकेंडरी इन्फेक्शन है। तो ये तो बहुत इजी है। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, जब पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है किसी भी इंसान के अंदर, तो सबसे पहले जो बनती है वो IgM एंटीबॉडीज बनती है। तो जैसे ही किसी इंसान के अंदर पहली बार प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले तो एंटीबॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है स्लो होता है। एनसीईआरटी के लाइन है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स स्लो होता है, सेकंड रिस्पॉन्स फास्ट होता है। दूसरी बात, जो IgM एंटीबॉडीज होती है वो 5वें दिन से अपीयर होना स्टार्ट हो। जैसे आज अगर डेंगू वायरस इन्फेक्शन गया है तो आज से 5वें दिन पे IgM बनना स्टार्ट करेंगी और डिसअपियर हो जाएंगी जो 3 महीने बाद, जो 90th डे होगा, 90वें दिन पे वो डिसअपियर हो जाएंगी। IgG जो होती है वो 14 से जो 21वां दिन होता है इलनेस का, तब वो आना शुरू करती हैं और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ना शुरू होता है। पर यही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी इन्फेक्शन की, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो सबसे पहले, प्राइमरी इन्फेक्शन में जो मेन एंटीबॉडी होती है वो होती है IgM, और सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो सबसे काम आती है एंटीबॉडी वो होती है IgG। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में IgG का काम आती है। ठीक है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में IgG एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो बढ़ जाता है और ये क्रॉस रिएक्टिविटी करती है। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो डेंगू वायरस है, उसकी एक फैमिली है फ्लेवी वायरसेस की अपनी पूरी, मतलब जिस ग्रुप से डेंगू वायरस आता है उस ग्रुप का अगर कोई दूसरे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई वायरस था, उसने क्या किया, किसी इंसान में इन्फेक्शन कर दिया और वो डेंगू वायरस से मिलता जुलता था। अब अगर मान लो डेंगू वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया तो वो सेम, हमें दूसरी IgG एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है। सेम IgG एंटीबॉडी जो किसी दूसरे मेंबर के लिए बनी थी वो डेंगू वायरस पे भी अटैक कर सकती है। तो फ्लेवी वायरस जो है ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो डेंगू से मिलते जुलते हैं। अगर मान लो उस वायरस ने अटैक किया तो भी जो एंटीबॉडी बन जाएगी वो डेंगू के खिलाफ भी काम करेगी। तो उसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। और इसकी वजह से क्या होता है, किसी के अंदर येलो वायरस या फिर जापानीज इंसेफेलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो एक फॉल्स रिजल्ट दे देता है। मतलब इन्फेक्शन येलो वायरस का है पर अपने को लगेगा कि जैसे कि डेंगू हुआ है। वैक्सीनेशन,
अगर कोई इंसान जो है वो वैक्सीनेट हो गया येलो वायरस के प्रति, उसने अभी भी वैक्सीन लगवाई है येलो वायरस की या फिर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस की, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। और आईजीएम का जो टाइटर होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन में, वो बहुत ज्यादा लो होता है। पास्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है अगर कोई बंदा है उसके अभी डेंगू नहीं है पर उसके भूतकाल में कभी पहले कभी डेंगू हुआ था, तो वो भी आईजीजी की मदद से पता चलता है। क्योंकि एक बार अगर डेंगू वायरस को मारने के लिए आईजीजी एंटीबॉडी बन गई है तो वो 60 साल तक उस बंदे में रहती है। तो पास्ट इन्फेक्शन का पता भी अपने को आईजीजी एंटीबॉडी से पता लगता है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी पास्ट इन्फेक्शन का अपने को पता चल जाता है आईजीजी एंटीबॉडी से। फिर आता है मैक एलिजा। मैक एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है? आईजीएम एंटीबॉडी कैप्चर एलिजा। ये एक प्रकार का सैंडविच एलिजा होता है। सैंडविच एलिजा का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बंदा था, उस बंदे के डेंगू का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में चला गया डेंगू का एंटीजन। अब उस डेंगू के एंटीजन के खिलाफ बनी एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी तो हमारे शरीर ने बनाई है, अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन की जो एंटीबॉडी है आईजीएम, उसके खिलाफ एक एंटी ह्यूमन आईजीएम एंटीबॉडी बना लेंगे। तो वो पता लगा लेगी। ये इंडिया में रिकमेंडेड है मैक एलिजा, और इसके जो किट्स है वो एनआईवी पुणे जो है सप्लाई करता है। तो ये डबल सैंडविच एलिजा है। और ये जो होता है ना, इसको एंटी ह्यूमन आईजीएम एंटीबॉडी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि हमने जैसे मान लो कि इन्फेक्शन हुआ, किसका इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो वायरस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी। अब हमने क्या किया, उस एंटीबॉडी के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना ली। अब अगर मान लो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और डेंगू के वायरस का एंटीजन है, तो डेंगू के वायरस का एंटीजन अपनी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, और हमने जो एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है उनका भी रिएक्शन होगा। तो उस रिएक्शन से हम डिटेक्ट करेंगे वेदर ये डेंगू का ही वायरस था या नहीं। तो ये आप एलिजा वाला जो टॉपिक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, चैप्टर नंबर 3, उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंटी ह्यूमन आईजीएम एंटीबॉडी का हम लोग यूज करते हैं, यहां समझ लो। क्रॉस रिएक्टिविटी जो होती है इसका एक लिमिटेशंस है, ठीक है। और इसमें हम स्पेसिफिक एनवेलप प्रोटीन एंटीजन का हम लोग यूज करते हैं, एनवेलप प्रोटीन एंटीजन का। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस 2 टेस्ट याद रखने, एक तो प्लेक रिडक्शन टेस्ट और एक माइक्रो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। ओके, और अब आते हैं हम लोग रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी पुअर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की वजह से आज के टाइम पे इसका यूज नहीं होता, और इंडिया में भी इनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फाइनल रिजल्ट्स नहीं माना जाता, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वायरस आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो वायरस है उसको, आपको पता है बैक्टीरिया की तरह हम वायरस को कल्चर तो नहीं कर सकते, पर उसको हम लोग मॉस्किटो सेल लाइन, मंकी सेल लाइन, हेमस्टर सेल लाइन्स वहां ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि मॉस्किटो सेल लाइन्स के अंदर हम वो वायरस को ग्रो करते हैं और फिर चेक करते हैं कि डेंगू का वायरस ये है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कहते हैं केवल रिसर्च पर्पस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो बुखार सिम्टम्स आते हैं उससे 1 दिन पहले और सिम्टम्स आने के 5 दिन तक जो है हम वायरस को इस मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। और मॉस्किटो सेल लाइन्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वायरस को ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्चर में तो ग्रो कर नहीं सकते बैक्टीरिया की तरह, मॉस्किटो सेल लाइन्स के अंदर हम लोग इसको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो पीसीआर की मदद से, आरटीपीसीआर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो वायरस होता है उसके जीन को एम्पलीफाई करते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं, वायरस का जो आरएनए है, वायरल आरएनए है उसको। और ये सिम्टम्स आने के 8 दिन पहले और सिम्टम्स आने के 5 दिन बाद तक हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव पीसीआर रिजल्ट जो होता है उसको हम इंटरमीडिएट मानते हैं, उसको हम फाइनल रिजल्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। एक होता है जीनोटाइप डिटेक्शन। तो होता क्या है कि 13 जीनोटाइप्स होते हैं। जो डेंगू वायरस 1 होता है उसके 3 जीनोटाइप होते हैं, जो डेंगू वायरस 2 होता है उसके 2 जीनोटाइप होते हैं, और जो डेंगू वायरस 3 और 4 हैं उनके 4-4 जीनोटाइप्स हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, पीसीआर की मदद से जो फर्दर जीनोटाइप्स हैं, सीरोटाइप तो पता कर ही लेंगे कि डेंगू वायरस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम लोग जीनोटाइप तक भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका डेंगू का लेबोरेटरी डायग्नोसिस। Okay, in next video we will talk about the prevention and vaccine of the dengue.